नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 28 नवंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जी, और ये वो सवाल है जो 100% एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल है करंट अफेयर्स से। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में विजेता कौन थी? ऑप्शंस हैं ईगा स्वियाटेक, आरियाना सबालेंका, कोको गॉफ और मेडिसन कीज। जी, तो इसका सही जवाब है मेडिसन कीज। मेडिसन कीज। अच्छा, ये एक अमेरिकी खिलाड़ी है ना? हाँ बिल्कुल, मेडिसन कीज एक अमेरिकी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था। वाह। और ऑस्ट्रेलियन ओपन तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। जी, ये 4 ग्रैंड स्लैम में से पहला है और हर साल जनवरी में मेलबर्न पार्क में होता है। और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हाँ, और अगर पुरुषों की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। अच्छा, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शंस थे इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कनाडा। इसका सही जवाब है कनाडा, एल्बर्टा में। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7। जी, दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूरोपीय संघ भी तो होता है इसमें। हाँ, यूरोपीय संघ एक नॉन काउंटेड सदस्य के रूप में भाग लेता है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, अगला सवाल अवार्ड से जुड़ा है। वर्ष 2025 में पैरा शूटिंग के किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस है दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, सुभाष राणा, एस मुरलीधरन। तो ये सम्मान मिला था सुभाष राणा को। सुभाष राणा। द्रोणाचार्य पुरस्कार तो कोचेस के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है ना? बिल्कुल। युवा मामले और खेल मंत्रालय ये पुरस्कार देता है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये पैरा शूटिंग के कोच को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, पैरा शूटिंग मतलब विकलांग एथलीटों के लिए जो शूटिंग खेल है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। सही बात है। अच्छा, अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA की पहली महासभा जून 2025 में कहां आयोजित की गई थी? और ऑप्शंस थे बेंगलोर, नई दिल्ली, टोक्यो या केप टाउन। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में। ये IBCA भारत की ही पहल है ना? जी, ये भारत की ही पहल है दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए। 7 बड़ी बिल्लियां, बाघ, शेर, तेंदुआ। हाँ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता भी। इसका मकसद इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर घोषित किया गया था। बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल भी अवार्ड से है। वर्ष 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी और रविचंद्रन अश्विन। इसका सही उत्तर है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन बिल्कुल डिजर्व करते हैं। पद्मश्री तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना? जी, ये कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। और अश्विन तो एक शानदार ऑलराउंडर है। हाँ, और टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक इंडेक्स पर। फरवरी 2025 में प्रकाशित 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी CPI में भारत का स्कोर क्या रहा था? ऑप्शंस 40, 38, 45 या 35। इसमें भारत का स्कोर था 38। 38। ये स्कोर जितना कम हो उतना खराब माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। ये सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर होता है। 0 मतलब अत्यधिक भ्रष्ट और 100 मतलब बहुत साफ। तो 38 एक मतलब ठीक ठाक स्कोर है, सुधार की गुंजाइश है। जी, ये सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल जारी करता है। अच्छा, तो इसी से जुड़ा अगला सवाल है। 2024 के CPI में कौन सा देश पहले स्थान पर था? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर या डेनमार्क? पहले स्थान पर था डेनमार्क। डेनमार्क। हमेशा की तरह नॉर्डिक देश ही टॉप पर रहते हैं। जी, डेनमार्क को अक्सर दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में से एक माना जाता है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन भी टॉप पर ही रहते हैं। ये उनकी मजबूत कानूनी व्यवस्था और पारदर्शिता को दिखाता है। बिल्कुल। चलिए अब विषय बदलते हैं और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पर आते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को प्रायः और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम या
गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसे जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। जी, ये नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। द्रव्यमान मतलब मास जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, समझ गया। अगला सवाल, किसी धात्विक पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके साथ होती है? लंबाई में कमी के साथ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कमी, तापमान में वृद्धि या दाब में वृद्धि? इसका सही जवाब है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखिए, धातुओं में जब तापमान बढ़ता है तो परमाणुओं का कंपन बढ़ जाता है। ओके। इससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट आती है और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अच्छा, और सेमीकंडक्टर्स में इसका उल्टा होता है ना? हाँ, अर्धचालकों में तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ठीक है। अगला सवाल है रदरफोर्ड के प्रयोग पर। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु नाभिक या न्यूट्रॉन? सोने की पन्नी वाला? जी बिल्कुल, सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की गई थी। और ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए। हाँ, जिससे पता चला कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है, पर कुछ कण वापस लौट आए। और उसी से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा द्रव्यमान एक बहुत छोटी सी जगह पर होता है। जी, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। बहुत दिलचस्प। अगला सवाल काफी व्यावहारिक है। जब एक फुटबॉल को किक मारा जाता है तो वो आसानी से उड़ जाता है, लेकिन एक पत्थर को मारने पर चोट लगती है। ये किस कारण से होता है? ऑप्शंस हैं। फुटबॉल का घनत्व अधिक होता है, फुटबॉल का द्रव्यमान कम होता है, इसलिए जड़त्व कम होता है, फुटबॉल में हवा होती है, या पत्थर का जड़त्व कम होता है। इसका सीधा सा जवाब है कि फुटबॉल का द्रव्यमान कम होता है, इसलिए उसका जड़त्व भी कम होता है। फिर से वही जड़त्व का कॉन्सेप्ट। हाँ, कम द्रव्यमान मतलब कम जड़त्व, तो उसकी गति की स्थिति को बदलना आसान होता है। और पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। जी, जब हम उसे किक मारते हैं तो उसका ज्यादा जड़त्व एक बड़ा विरोधी बल लगाता है और वही हमें चोट के रूप में महसूस होता है। बिल्कुल साफ हो गया। अब प्रकाश पर आते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, प्रकाश की तीव्रता पर, तरंगदैर्ध्य पर या कोणीय आवृत्ति पर? ये निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ पर। वेवलेंथ पर मतलब अलग अलग रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती है। जी, प्रकाश का अपने रंगों में बढ़ जाना वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन कहलाता है। अच्छा। बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए उसका विचलन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है तो वो सबसे कम विचलित होता है। बिल्कुल, इंद्रधनुष भी तो इसी वजह से बनता है। सही बात है। अगला सवाल ध्वनि तरंगों पर है। ध्वनि तरंगों में आयाम यानी एम्पलीट्यूड सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? आवृत्ति के, ध्वनि के वेग के, ध्वनि की प्रबलता के या तारत्व के? आयाम सीधे तौर पर ध्वनि की प्रबलता मतलब लाउडनेस ऑफ साउंड के समानुपाती होता है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी तेज आवाज। जी हाँ, ध्वनि का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल या तेज होगी। इसे डेसिबल में मापते हैं। और पिच का क्या? तारत्व। ध्वनि का तारात्व यानी पिच उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा पिच। ठीक है। अब लेंस पर एक सवाल है। अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आमतौर पर कैसा होता है? ऑप्शंस हैं। वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा या वास्तविक और सीधा? अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और सीधा, और वस्तु से छोटा भी है ना? जी, हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। और ये लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। हाँ, इसीलिए ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने में होता है। बिल्कुल सही। चलिए अब आते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पर। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मध्य होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया? ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? मतलब इसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। बेरियम सल्फेट के साथ चला जाता है और सोडियम क्लोराइड के साथ। अच्छा, पार्टनर बदल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और जब बेरियम सल्फेट के साथ मिलता है तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है। अगला सवाल पीएच मान पर है। एक कमजोर क्षार और एक प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक, 7 के बराबर,
7 से कम या 14? इसका pH मान 7 से कम होगा। 7 से कम मतलब विलयन अम्लीय होगा। जी, क्योंकि प्रबल अम्ल पूरी तरह से आयनित होकर बहुत सारे H+ आयन बनाता है। और कमजोर क्षार पूरी तरह आयनित नहीं होता। हाँ, वो कम OH- आयन बनाता है, तो आखिर में H+ आयनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिससे विलयन अम्लीय हो जाता है। बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए अगला सवाल। सोना, चांदी और प्लैटिनम जैसी धातुएं प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? संयुक्त अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था, मुक्त अवस्था या तरल अवस्था? ये धातुएं मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। फ्री स्टेट ऐसे इसलिए क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। बिल्कुल, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए आसानी से किसी और तत्व के साथ यौगिक नहीं बनाती। इन्हें नोबल मेटल्स भी तो कहते हैं। जी, उत्कृष्ट धातुएं, जबकि लोहा, एल्यूमिनियम जैसी ज्यादातर धातुएं संयुक्त अवस्था में मिलती हैं, जैसे ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में। ठीक है, अब आते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पर। कोशिका विभाजन के माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन चक्र में एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? 1, 2, 3 या 4? माइटोसिस में एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। 2, और ये दोनों बिल्कुल जनक कोशिका जैसी ही होती हैं। हाँ, आनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान। उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी बराबर होती है। और ये हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए जरूरी है। जी, ये कायिक कोशिकाओं मतलब सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन के एक चक्कर के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? 1, 2, 3 या 4? इसमें भी 2 ही संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो फिर माइटोसिस और इसमें क्या फर्क है? देखिए, द्विखंडन एक कोशिकीय जीवों जैसे बैक्टीरिया या अमीबा में प्रजनन का एक तरीका है। अच्छा, ये प्रजनन है। हाँ, ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। इसमें एक जीव खुद को 2 नए जीवों में बांट लेता है, जबकि माइटोसिस बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और मरम्मत की प्रक्रिया है। अब समझा। अगला सवाल। पौधे की कोशिकाओं में पानी के प्रवेश के कारण आने वाली सूजन या आकार में परिवर्तन किस प्रक्रिया के कारण होता है? परागण, श्वसन, परासरण या प्रकाश संश्लेषण? ये परासरण यानी ऑस्मोसिस के कारण होता है। ऑस्मोसिस मतलब पानी का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। जी, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पौधे की कोशिका झिल्ली इसी तरह काम करती है। और इसी प्रक्रिया से पौधे जड़ों से पानी सोखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इससे कोशिकाएं स्फीत मतलब टर्जर हो जाती हैं, जो पौधों को सहारा भी देता है। ठीक है, अगला सवाल भी पौधों से है। यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, जो कि वर्तिका के शीर्ष पर होता है, को हटा दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शंस हैं, फल जल्दी पक जाएगा, परागकण अंकुरित नहीं हो पाएगा, अंडाशय बड़ा हो जाएगा या बीज विकसित होंगे। अगर वर्तिकाग्र को हटा देंगे तो परागकण अंकुरित नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तिकाग्र ही वो हिस्सा है जो परागकणों को ग्रहण करता है। वो चिपचिपा होता है ताकि परागकण उस पर चिपक सके। अच्छा, तो ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसा है। हाँ, आप कह सकते हैं। अगर वही नहीं होगा तो परागण और निषेचन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाएगी। समझ गया। अब मानव शरीर पर आते हैं। जी, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन या एड्रेनालाइन? इनमें से वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को तो मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जी, क्योंकि ये कई दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है। और ग्रोथ हार्मोन हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि के लिए जरूरी है। बिल्कुल। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इंसुलिन अग्न्याशय से, थायरॉक्सिन थायराइड से और एड्रेनालाइन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, कोशिका पर एक और सवाल। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका का ऊर्जा उत्पादन, बाहरी सामग्री का पाचन और अपशिष्ट निपटान या आनुवांशिक सामग्री का भंडारण? लाइसोसोम का मुख्य काम है बाहरी सामग्री का पाचन और अपशिष्ट निपटान। इसे आत्मघाती केली भी कहते हैं ना? जी, सुसाइडल बैग। क्योंकि अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये फटकर पूरी कोशिका को ही पचा सकते हैं। वाओ। इनमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया, खराब ऑर्गेनेल वगैरह को तोड़ देते हैं। ये कोशिका का सफाई विभाग है। बढ़िया। अब आते हैं कुछ विविध सवालों पर।
RIMS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस थे रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मेजरमेंट सिस्टम, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका सही फुल फॉर्म है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या काम आता है? ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस जैसे उद्योगों में नियामक जानकारी को मैनेज करने के लिए होता है। अच्छा, मतलब ये नियमों के अनुपालन को ट्रैक करने में मदद करता है। जी बिल्कुल। अगला सवाल रक्षा क्षेत्र से है। जुलाई 2025 में DRDO द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा संस्करण लद्दाख में तैनात किया गया था? आकाश MK, आकाश नेक्स्ट, आकाश प्राइम या आकाश V? लद्दाख में आकाश प्राइम को तैनात किया गया था। आकाश प्राइम। ये बाकी संस्करणों से कैसे अलग है? देखिए, आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हाँ। प्राइम संस्करण में बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाया गया है। और ये लद्दाख जैसे ऊंचे और ठंडे इलाकों के लिए अनुकूलित है। जी बिल्कुल। अगला सवाल सतत विकास लक्ष्यों से है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किस SDG यानी सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, SDG 10 असमानता कम करना या SDG 13 जलवायु कार्रवाई? नवीकरणीय ऊर्जा SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। SDG 7 ये कुल 17 लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक हासिल करना है ना? जी, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित किए गए थे और SDG 7 का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना है। और सौर, पवन, जल ऊर्जा ये सब उसी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। चलिए, अब आज का आखिरी सवाल। नवंबर 2025 में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में किस महत्वपूर्ण सुविधा का उद्घाटन किया था? ऑप्शंस हैं भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, देश का पहला ऑल इन वन टेस्ला इंडिया मोटर सेंटर, 50वां वार्षिक राष्ट्रीय ट्रांसकॉन सम्मेलन या हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। उन्होंने देश के पहले ऑल इन वन टेस्ला इंडिया मोटर सेंटर का उद्घाटन किया था। टेस्ला का सेंटर गुरुग्राम में, ये तो बहुत बड़ी खबर है। जी, टेस्ला एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है। और ये ऑल इन वन सेंटर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वाहन की बिक्री, सर्विस और चार्जिंग, ये सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। वाह, ये भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से। तो ये थे हमारे आज के सवाल। जी, और इन सवालों से हमने विज्ञान से लेकर वैश्विक मामलों तक काफी कुछ कवर कर लिया। बिल्कुल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला एनालिसिस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।